Hi, given the choice of kind, gifted, or clever, kindness leaves the others in the starting blocks. Today is 8th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तिरुकुरल बुक लिखा है तिरुवल्लुवर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपॉइंट हुए थे, इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फेमस त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939। गांधार वो प्रोविंस था जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। भद्रबाहु की लीडरशिप में जैनिज्म स्प्रेड हुआ था साउथ इंडिया में। चरक कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क वन के। पद्मा मेन ब्रांच है रिवर गंगा की जो फ्लो होती है बांग्लादेश में। हुगली इंडिया में रहती है और पद्मा चली जाती है दिस बांग्लादेश में। आज के सवाल है द डर्बी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज ए स्टेट बर्ड एंड स्नो लेपर्ड एज ए स्टेट एनिमल। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जपद 2021। ये किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? विच कंट्री वॉज अप्रूव्ड एज न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? एनडीबी ब्रिक्स का है। अभी एक नई कंट्री को इसमें मेंबर इंक्लूड किया है, उस कंट्री का नाम क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? टोल्कापियम बिलोंग्स टू विच तमिल संगम? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम कंटेम्पररी। प्रोपोनेंट है मतलब वो पर्सन हु एडवोकेट्स अ थ्योरी, प्रपोजल, कोर्स ऑफ एक्शन। किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, बिलीफ, कॉन्सेप्ट को बिलीव करते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सो दैट इज प्रोपोनेंट। आउटले जैसे स्कीम्स होती है, स्कीम्स का आउटले है 10,000 करोड़ का, सो दैट इज एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग। पिनेकल मतलब पीक, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, द कल्मिनेशन, पिनेकल ऑफ योर स्टडी, पिनेकल। डिलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना किसी चीज को प्रिसाइजली। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन, विल टॉक अबाउट पेगासस, स्पाईवेयर, कोविड-19 वैक्सीनेशन, केन एनर्जी का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इशू था उसका अभी लॉजिकल एंड लग रहा है। विल टॉक अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अगेन। Then this is field work. What better than Kashmir if you can't go to Europe? Tourism. We'll talk about tourism service-based economy. Rules tweak हुए हैं कोविड-19 रिलीफ प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है। दिस इज अ डेथ ट्रैप, जैसे रोड्स में ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। निपा अमिड्स अ पैंडेमिक, सीनियर सिटीजन, South Korea legislation. This is App Store, making them pay. Do not surrender the peace in Afghanistan. Economic reforms. आज हम इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं सिंस 1991 उस पे बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। Then this is about refining the reservation policy, decoding asset monetization, tribunal for CAPF. This is CAPF. Then रशियन ऑफिशियल अभी दिल्ली में है। जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बैकड्रॉप में ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है प्राइवेट सेक्टर भी आए गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए। सो दिस इज विद्यांजलि, 2017 का सवाल है, अब है विद्यांजलि 2.0। मैप्स में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, first news है तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहा है। बड़े नए नए मिनिस्टर्स बनाए इन्होंने, नई मिनिस्ट्रीज भी अनाउंस हुआ, बट अगेन ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे ग्रॉस वायलेशन होता नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो तालिबान का मैटर था वो कंप्लीटली इंटरनल मैटर कहा गया अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है? पाकिस्तान हैंड हकनीज, सो इज तालिब हु ब्रॉट द बुद्धास डाउन। जैसे जो प्रीवियस रिजीम थी तालिबान की अफगानिस्तान में, इसमें 2 एपिसोड्स हुए थे।
एक तो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था, दूसरा यहाँ पर बड़े बड़े गौतम बुद्धा के स्टैचू थे। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, गांधार प्रोविंस हुआ करता था और गांधार प्रोविंस की कैपिटल थी तक्षशिला। देयर वाज अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, यहाँ पर बुद्धिज्म होता था, इस एरिया में बुद्धिज्म काफी स्प्रेड था और यहाँ बड़ी टॉल स्टैचू बना रखी थी बुद्धिज्म की। और जो प्रीवियस रिजीम थी उसने बुद्धिज्म की ये जो टॉल स्टैचूज थी इधर डायनामाइट लगा के एक्सप्लोड कर दिया था। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टोरी वी शुडंट फॉरगेट। तो यहाँ पर ये बात है कि अभी ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, बट यहाँ पे रोल ऑफ पाकिस्तान एंड सेकंड विमेन राइट्स जो अभी भी ग्रॉस वायलेशन हो रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट है। पंजशीर वैली में रेजिस्टेंस हो रहा था, बट अगेन फॉरेन कंट्री की हेल्प से पंजशीर को जीता है इन्होंने। सो दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी, जिसके लिए ईरान का जो लीडर है, ईरान के लीडर है, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए। विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो। सी, तो ये था फर्स्ट न्यूज। अब जो सेकंड न्यूज है, दिस इज अबाउट पेगासस केस प्रो। अब ये भी एक एपिसोड है जिसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिया और इसमें थॉट्स देना जरूरी है। दिस इज अबाउट सर्वेलेंस। इंडिया कोई पुलिस स्टेट तो है नहीं। सर्वेलेंस अगर सब्जेक्ट्स का हो रहा है, सब्जेक्ट्स के पर्सनल मैटर का हो रहा है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू एडजर्न हियरिंग ऑफ प्लीज फॉर पेगासस केस प्रोब। अब ये क्या है? पेगासस एक इजरायली कंपनी का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ये न्यूज़ हमने जुलाई और अगस्त में काफ़ी डिटेल में देखा था जब इसकी न्यूज़ आई थी। जुलाई में ये न्यूज़ क्रैक हुआ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन सब का व्हाट्सएप हैक किया गया और व्हाट्सएप का हैक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इस बात पे काफ़ी विवाद उठा, बिकॉज ये जो कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया है, इजराइल कंपनी ने, एनएसओ ग्रुप ने, ये बताती है कि ये सॉफ्टवेयर वो केवल गवर्नमेंट को ही बेचती है। तो मतलब अगर स्पाई हुआ है तो वो गवर्नमेंट बैक्ड हुआ है। इस बात पे काफी दिस इशू क्रिएट हुआ। सेकंड, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर अगर किसी फोन पे रखना है तो उसका कॉस्ट करोड़ में जाता है, तो इसको फाइनेंस कैसे गया, इस बात पे भी सवाल उठा है। सो द पॉइंट इज डिकोडिंग पेगासस इज नेसेसरी। पेगासस स्पाईवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों के एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस को यहाँ पे हैक किया गया, सो कॉल्ड इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग है, सो दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ये जो पूरा डिबेट है ना, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी राइट्स। जैसे पुट्टास्वामी केस भी हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर्टेन जो यूजर्स हैं उनका प्राइवेट डेटा वगैरह एक्सेस कर सकती है। बट द पॉइंट इज, अगर वो कोई लॉ के थ्रू आ रहा है जिससे प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, तो वो प्रॉपरली बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। प्रॉपर वहां पे क्रॉस चेक्स होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि उस लॉ का मिसयूज नहीं हो पाए, वो केवल और केवल नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज में हो। तो इस बात पे अभी डिबेट चल रही है। कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन लिया था। हियरिंग अभी फिर से मांगा है। गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करना था बट गवर्नमेंट लेट हो गई। अभी गवर्नमेंट फिर से यहाँ पे एफिडेविट फाइल करेगी, तो इस टॉपिक को हम फिर से देखेंगे। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। व्हाट इज पेगासस? ये इजराइल की एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है, एनएसओ ग्रुप का सॉफ्टवेयर है, इजरायली कंपनी जो सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। तो दिस इज दिस थिंग। डिबेट जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी राइट्स। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, डिजिटल एज ज़्यादा आएगी, वैसे वैसे ये जो टॉपिक है ना, इस पे डिबेट और एक कॉन्क्लूसिव रिजल्ट पे आना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी राइट्स, ओके। वरना ये क्या है? अदरवाइज दिस इज अ डिजिटल वायलेंस। अब जो नेक्स्ट है, दिस न्यूज़ इज अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेज क्रॉस 70 करोड़। एक्सेलेंट। पिछले कुछ टाइम से कोविड का जो कवरेज है, वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें नया एनर्जी आ गया है और काफ़ी रैपिड वैक्सीनेशन करा रहे हैं हम, तो विच इज़ गुड। वैक्सीनेशन मस्ट है और एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना है आफ्टर वैक्सीनेशन। थर्ड न्यूज़ है केन एनर्जी का। केन एनर्जी, केन सीज एंड टू टैक्स डिस्प्यूट विद इंडिया। ये काफ़ी लंबे टाइम से ये टैक्स डिस्प्यूट चल रहा था।
ये जो टैक्स डिस्प्यूट था वो पूरा पूरा मुद्दा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, कि बैक डेट में जाके नियम चेंज किए और बोला गया कंपनी अब इस बैक डेट से सारा टैक्स फाइल करे। तो कंपनी ने कहा बैक डेट में जाके नियम चेंज आप कर रहे हो तो हम पुराना जो बकाया टैक्स है वो फाइल नहीं करेंगे, लेट अस गो टू इंटरनेशनल कोर्ट्स। इंटरनेशनल कोर्ट्स का जो डिसीजन आया वो इंडिया के अगेंस्ट आया था और अब इंडिया इसको सॉल्व करने में लगा हुआ है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो 2012 में आया था ये वैसे भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अभी कुछ ही दिन पहले ड्रॉप करने का डिसीजन भी लिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नॉट एनी मोर। रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड, ये हमने एक एडिटोरियल देखा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है ना, ये एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट जाता है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, एफडीआई इंडिया में आना लाना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स, उनके राइट्स के अगेंस्ट जाता है और इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बन पाता। प्लस इससे लिटिगेशंस भी बहुत आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन टोटलिटी इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को एंड कर दिया गया, जिसको यूजुअली सबने अप्रिशिएट भी किया है। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डिदरिंग, ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग या फिर लीगल एडवाइस। जितने भी सोर पॉइंट्स थे ना पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के, वो सब यही थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। एक्चुअली जो बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करने में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, एक क्लियर कट डायरेक्शन होना ज़रूरी होता है। पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है वो उसमें स्विंग्स नहीं आने चाहिए, वो क्लियर कट होनी चाहिए, फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एंटी बिजनेस हो जाता है। सो बिजनेस कम्युनिटी बहुत टाइम से मांग रही थी कि क्लियर कट डेफिनेशन हो, क्लियर कट इम्प्लीमेंटेशन हो, क्लियर कट रिजोल्यूशन हो सारे टैक्स मैटर्स का। सो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है अब ये नहीं वर्क करता है। तो ये अभी न्यूज़ जो है वो केन एनर्जी के है, 1 बिलियन करीब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस वगैरह का इसको सेटल करने की बात है। बट इसमें एक बात और भी है, वो ये बात है कि ऑल्दो लॉज हमने बनाए बट वो लॉज जो थे ना उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे, एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा थी। तो केन एनर्जी भी ऐसी कोई दूध की धुली नहीं है, इसने बहुत सारा टैक्स इवेजन किया है। सेम वाज द केस विद वोडाफोन, बट ये लॉज के विद इन किया था, लॉज को फॉलो करके किया था, तो आप इनको गिल्टी नहीं ठहरा सकते। बट टैक्स इवेजन तो हुआ है। तो एज अ टैक्स, जैसे आईआरएस वगैरह भी आप बनते हो, तो कैसे हम पॉलिसीज बनाए कि जो हमारे लॉज हो वो वाटर टाइट हो, उसमें लूप होल्स नहीं हो, सो दैट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कल हमने क्विज में शेल कंपनीज देखा, ये टैक्स इवेजन करती है। तो कैसे इनको अंडर द बुक्स लाया जाए, टैक्स में लाया जाए, टैक्स कॉम्प्लाइंट बनाया जाए। इंडिया का वैसे भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ वेरी वेरी पुअर। सो ऑल्दो ये हम मैसेज हमने भेजा है बट इससे हमें लॉस हुआ है, टैक्स एक्सचेकर को लॉस हुआ है। वी नीड टू वर्क बेटर, वी नीड टू डू बेटर। ओके, टैक्स में बेटर करने की ज़रूरत है। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं केन एनर्जी के लिए, उसके लिए हैव अ लुक एट 9 जुलाई 2021 वीडियो केन एनर्जी। इसमें इसका पूरा बैक स्टोरी वगैरह हमने देखा था वोडाफोन और केन एनर्जी का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ओके, तो आज की डेट में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं है। तो दिस और ये है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्या हो रहा है, ये टर्मरिक है। वर्कर्स रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होता है, जैसे ये पौधे लगे हुए हैं टर्मरिक के, इसमें अनवांटेड और भी कोई ग्रोथ हो गया, इंसेक्ट्स आ गए जिससे ये क्रॉप लॉस हो सकता है, तो इन सब का रिमूवल किया जाता है वीड्स का। ये कहाँ पे हो रहा है, आंध्रा विजयवाड़ा में, फील्ड वर्क। देन दिस इज अगेन अ वंडरफुल न्यूज, व्हाट बेटर देन कश्मीर इफ यू कांट गो टू यूरोप। कश्मीर, इंडिया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसे, कश्मीर। व्हाट बेटर देन कश्मीर इफ यू कांट गो टू यूरोप। तो अभी वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद है, टूरिज्म के लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। गो टू जम्मू एंड कश्मीर, गो टू मेघालय, गो टू सिक्किम। और इन 3 जगह पे पिछले कुछ टाइम से टूरिस्ट का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है, हाई टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पे जाओगे, सिक्किम जाओगे, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, तो यहाँ जाके आप एक्सपेंसेस भी करोगे, कुछ परचेज करोगे, यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करोगे, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे होटल सेक्टर हुआ, रेस्टोरेंट्स हुआ, टूरिस्ट साइट्स हुई, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस। जो टूरिज्म है और टूरिज्म अलाइड एक्टिविटीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और ये जैसे राज्य हैं, ये राज्य वैसे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल यहाँ पे टेरेन है।
तो टूरिज्म इनके लिए मेन स्टे हो जाता है फॉर दिस इकोनॉमी. सो दैट इज वाई हाई टूरिस्ट फॉल इज अ गुड थिंग. इसको एनकरेज करना चाहिए. गो टू दीज प्लेसेस. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का. अब इंडियन इकोनॉमी में अगर हम जैसे आगे 1991 का रिफॉर्म भी देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी में ना एक पिक्यूलियर चीज हुआ. वैसे तो रोस्टोव मॉडल फॉलो करते हैं. ज्योग्राफी में एक मॉडल होता है रोस्टोव, स्टेज बाय स्टेज इकोनॉमी का क्या ट्रांजिशन होता है वो बताता है. इंडियन की इकोनॉमी जो है ना वो एक्सेप्शन है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर पहले आ गया मैन्युफैक्चरिंग से. Normally, countries shift from agriculture to industry and then later to services. But India shifted directly from agriculture to services. मतलब पहले एग्री इकोनॉमी थे, फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग बनना था, फिर हमें बनना था सर्विसेज. हम डायरेक्ट सर्विसेज पे पहुंचे. What are the reasons for the huge growth of services vis-a-vis the industry in the country? आपको बताना है इसके रीजंस क्या है कि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा क्यों ज़्यादा फ्लरिश हुआ. 1991 रिफॉर्म्स तो हैं ही, प्लस हमारे यहाँ ह्यूज ह्यूमन कैपिटल है, कंडीशंस ऐसी हुई, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है हमारी, तो सर्विस सेक्टर को ज़्यादा बून मिला. कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस? बट 2021 आते आते हमने देखा सेल्फ रिलायंट होना भी ज़रूरी है. तो हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ला रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि चाइना वगैरह बहुत जगह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में शिफ्ट हो, बेसिस शिफ्ट हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होना भी ज़रूरी है. केवल सर्विस सेक्टर से इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो वो डिसबैलेंस होगी. तो दिस इज 2014 क्वेश्चन GS3. यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 2021. तो अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसका भी बैकड्रॉप यहाँ पे इंक्लूड करिए. जैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया में क्या हम मैसेज देना चाहते हैं. डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें सेक्टर सर्विस भी चाहिए और सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए. इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. सो ट्राई टू फ्रेम दिस आंसर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. रूल्स ट्वीक्ड कोविड-19 रिलीफ प्रोसेस टू बी ईजियर. अब सी, जैसे ऑर्फन्स में हम देख रहे थे, कोविड ऑर्फन्स हुए तो उसके लिए सर्टिफिकेट लाओ कि जो डेथ हुआ है वो कोविड-19 से हुआ है, और ये सर्टिफिकेट लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसीलिए ज़रूरी है रूल्स ट्वीक करें और जो प्रोसेस है रिलीफ लेने का उसको ईजियर बनाए. जैसे हर जगह हम गवर्नमेंट स्कीम्स में दो ही प्रॉब्लम बताते हैं. पहली नंबर वन प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. दूसरी प्रॉब्लम होती है उस बेनिफिशियरी के तक आपको बेनिफिट्स डिलीवर कराना है. तो कोविड-19 में जो पेशेंट्स हुए, जो विक्टिम्स हैं, उनको बेनिफिट देना है, वी ऑल एग्री. बट कैसे? उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके लिए आपको वो आइडेंटिफाइड लोगों तक बिना लीकेजेस के वो जो भी बेनिफिट है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा. तो उसके लिए रूल्स जो होते हैं ना वो थोड़े फ्रेंडली होने चाहिए. ICT का भी यूज़ करें. दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेस कोर्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है गवर्नमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप. देन दिस इज सीनियर सिटीजन. सी, ये बड़ा सॉरी स्टेट है. हमारे यहाँ क्या होता है, रोड्स अच्छी होती है बट बीच में जैसे कहीं पे पॉट होल आ गया, या कई जगह तो रोड्स ही नहीं है, पॉट होल्स ही हैं. इससे क्या होता है, इससे एक्सीडेंट्स होते हैं. एक्सीडेंट्स भी सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, टू व्हीलर के ज़्यादा होते हैं. ये एक्सपोज हो जाते हैं, हेलमेट वगैरह नहीं बना है तो ये डेडली हो जाता है. रोड्स को अच्छा बनाना इज़ अ प्रायोरिटी. हम लाखों रुपए टैक्स देते हैं, वो पैसा यहाँ यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है. इसको बोला जाता है पब्लिक एमिनिटीज़. पब्लिक एमिनिटीज़ लाइक रोड हुआ, वाटर हुआ, गार्बेज रिमूवल हो रहा है, पार्क्स होने चाहिए. ये क्या बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं. ये बेसिक बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गवर्नमेंट को हम पैसे ही इस बात के देते हैं टैक्स की वो इन सब चीज़ों को डेवलप करे. तो यहाँ ये चीज़ भी एक पॉइंट है, इस पे वर्कआउट करना ज़रूरी है. जैसे अर्बन का आप देखो, थोड़ा सा पानी आया और ये कहाँ पर है, अंडर वाटर हो गया ये. दिस इज तेलंगाना. So this also tells sorry state of government affairs, sorry state of government delivery of all these basic amenities. Urban planning क्यों नहीं हो रही है? तो ये सवाल भी जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए. देन दिस इज निपा अमिड्स अ पैंडेमिक. इसमें कोई नई बात नहीं है, सेम वही चीज़ है कि कोविड की तरह निपा भी बहुत डेडली नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो जाए. तो अभी हमें तीन ही चीज़ याद रखनी है. हम कंट्रोल में करें इन्फेक्शन को, जो भी
इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उनको आइसोलेट करे, उनको ट्रीटमेंट दे और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लेके आए निप्पा वायरस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेडली डिसीज। कोरोना वायरस का वैसे भी अभी थ्रेट खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड एडिटोरियल है मेक देम पे। यहाँ बात है ऐप स्टोर पेमेंट का। ये जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स है ना, ये धीरे धीरे फाइनेंस सेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गूगल पे जो होता है ना, गूगल पे भी अब बैंक्स और इनको रोप इन कर रहा है, स्मॉल स्मॉल बैंक्स को, कि हाई एफडी रेट देगा लाइक दैट। और ग्रेजुअली देखना ये शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स फाइनेंस। अब अगर ये टेक कंपनीज फाइनेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इमेजिन दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़। वाई? बिकॉज इन टेक कंपनीज को आपके बारे में सब पता है। गूगल का फ़ोन है आपके पास, दे नो एवरीथिंग, आपका एसएमएस, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, प्रेफरेंस, चॉइस, कंटेंट, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग, इतने सारे डेटा को वो इजीली डिक्टेट कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस को भी। तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ज़रूरी है। ये जितनी भी टेक कंपनीज है ना, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गई है और इस बात से वर्ल्ड को थोड़ा डर लग रहा है, मेकिंग देम पे। सेकेंड, मोनोपोली बहुत ज़्यादा हो रही है। मोनोपोली, कंपटीशन ये आने नहीं देते। जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर होता है उसको परचेज कर लेते हैं ये। तो इससे क्या होगा? मोनोपोली होगी और ये अगेंस्ट है कंपटीशन, अगेंस्ट है दिस कंज्यूमर राइट्स। सेकेंड, इनके जो नियम होते हैं वो कई बार स्मॉल प्लेयर्स को फेवर नहीं करते। जैसे ये एक है ऐप स्टोर का, एप्पल का ऐप स्टोर होता है और गूगल का प्ले होता है, प्ले स्टोर। तो इस ऐप में अगर आपको पब्लिश कराना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर के थ्रू आप कुछ परचेजेस करवा रहे हो, पेमेंट्स हो रहा है, आपके यूजर्स आपको पेमेंट दे रहे हैं, तो ये उसका एक कट रखता है, से 30% इनका हो जाता है, 70% वो कंटेंट क्रिएटर को देते हैं। तो द पॉइंट इज दिस 30% इज ह्यूज। सेकेंड, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। जैसे एप्पल पे आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, वी चैट पे आ रहा है, ये क्या है? इनके खुद के पेमेंट गेटवेज बन रहे हैं, पेमेंट गेटवेज बन रहे हैं। इस पे कंट्रोल करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है, बिकॉज दे आर गेट कीपर्स। और अगर गेट कीपर बायस्ड हो जाएगा तो वो सेलेक्टिव एंट्री देगा, इसको अलाउ करे, इसको नहीं करे, इसको अलाउ नहीं करे। तो इससे क्या होगा? इससे जो कंपटीशन किल होगा और दिस गोज अगेंस्ट दिस फेयर डीलिंग, फेयर डीलिंग के अगेंस्ट आता है। टू प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस गेट कीपर पावर इन द ऐप इकोनॉमी, चॉइस बढ़े, क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे आपने कभी देखा है अमेजोन में आप कुछ खरीदने जाते हो, आपने ऊपर सर्च किया, शुरू के 2 4 5 रिजल्ट आते हैं, आप केवल उन्हीं से सर्च करते हो, बाकी प्रोडक्ट तो आप देखते भी नहीं हो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे बायसनेस नहीं आ रही कि जो पहले के प्लेयर आ गए हैं, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर आ गए हैं, जो पॉपुलर हो गए, कंटेंट केवल उन्हीं उन्हीं का प्रमोट होगा। सेम थिंग हैपन्स विद गूगल, यूट्यूब में भी यही होता है। एक बार कोई चैनल पॉपुलर हो गया ना, तो हर जगह बस उसी का रिकमेंडेशन आएगा। बहुत सारे जो छोटे चैनल्स हैं वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बट उसका अगर आप नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, जैसे अपने साथ भी अक्सर यही होता है, अगर नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा तो यूजर को पता कैसे चलेगा कि दिस कंटेंट इज देयर? अगर वो सजेशन में नहीं आएगा, अगर वो उनकी रील में नहीं दिखेगा, तो वो वीडियो वॉच भी नहीं करेंगे और फिर इससे जो न्यू प्लेयर होता है वो डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो देयर हैज टू बी सर्टेन फेयरनेस इन दिस एल्गोरिदम। ये जो इनका एल्गोरिदम है, किस कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे भी एक फेयर डीलिंग होना ज़रूरी है। तो ये बात जो है वो बेसिकली ये है कि दीज टेक जाइंट्स हैव बिकम टू बिग, सो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड कि वहाँ पे भी जो फेयर कंपटीशन है उसको वहाँ पे हम इंश्योर कराएं, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है। सेम चीज़ करा रहा है साउथ कोरिया, सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में भी कुछ जगह इसकी बातें उठ रही है, इस बात पे वॉइस रेज हो रही है कि कंपटीशन प्रमोट करें, फेयर डीलिंग हो सब में, ओके। और नए प्लेयर्स की भी एंट्री हो, ये नहीं कि जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं दे आर ओनली डोमिनेटिंग दिस एंटायर स्पेस, देयर शुड बी फेयर चांस गिवन टू न्यू प्लेयर्स एज वेल। डू नॉट सरेंडर द पीस इन अफगानिस्तान। तो ये जो एंटी ट्रस्ट का इशू है वो ये है, डेमोक्रेटाइज करना है टेक जाइंट्स को। डू नॉट सरेंडर द पीस इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पर जो बात है ना वो भी रेगुलर टॉक है कि जो अफगानिस्तान में जो बैटल हो रही है ना, इट इज ऑल एंड ऑल अबाउट पावर। पावर, किसके हाथ में पावर है? अभी जैसे तालिबान के अंदर भी बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा है कि किसको कौन सी पोस्ट मिले एटसेट्रा। अभी बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है यहाँ पे। सेकेंड, वर्ल्ड इसमें क्या करे? जैसे अभी रशिया के भी सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया आए हुए हैं और यूएस भी अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने वाला है। पाकिस्तान का यहाँ पे
क्या रोल होगा, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो द पॉइंट इज अभी इस पे बहुत जल्दी कुछ कमेंट नहीं देना चाहिए तालिबान वगैरह में, लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और वर्ल्ड इसको कैसे आगे देखता है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड, ये टॉपिक हम डेप्थ में बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1991 में रिफॉर्म्स आए, अभी चल रहा है 2021, तो ये हो गए 30 साल, 30 साल हो गए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा और सवाल आएगा कि इसका एनालिसिस करिए कि ये 1991 से 30 साल हुए हैं, इसका एनालिसिस करिए, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या बेटर हो सकता था। फंडामेंटल्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिफॉर्म्स गलत ही गलत हुए, 30 ईयर्स में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, बट ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, प्रोडक्टिविटी और नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की अभी ज़रूरत है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। अब शुरुआत से इंडियन इकोनॉमी कैसी रही, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट, 3 पार्ट होते हैं। इंडिया ना कंप्लीटली सोशलिस्ट है ना कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है, इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट में क्या होता है, जैसे रशिया शुरू में था, सोशल ओनरशिप हो गई मींस ऑफ प्रोडक्शन की, यूएसएसआर, चाइना। फिर कैपिटलिस्ट यूएसए था, प्राइवेट ओनरशिप हो गई मींस ऑफ प्रोडक्शन की, यूएसए, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा। पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री इंडिया में आई, मार्केट बेस्ड अलोकेशन इंडिया में आया, फ्री मार्केट विद स्टेट इंटरवेंशनिज्म इंडिया में आया। तो इंडिया क्या बना, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी बना। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बहुत पुराना हो गया है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज की डेट में कोई भी प्योर नहीं है, सब मिक्स है। कंप्लीट सोशलिस्ट तो इवन रशिया भी नहीं है, रशिया में भी अब स्टेट और दिस प्राइवेट ओनरशिप होने लग गई है। कंप्लीट सोशलिस्ट, कंप्लीट कैपिटलिस्ट यूएसए भी नहीं है, यहाँ पे भी वेलफेयर और सोशलिज्म की बातें होती है। तो आज की डेट में हर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर देखें तो बेसिस ऑफ एक्टिविटी में हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वार्टरनरी, क्यूनरी एक्टिविटीज। ये कौन सी एक्टिविटीज होती है आप बताओ, ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th, फर्स्ट बुक। ऑन बेसिस ऑफ वर्क में ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। एसेट ओनरशिप में पब्लिक और प्राइवेट है, ये क्यों जरूरी है, बिकॉज सरकार ज्यादा से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन का थ्रस्ट बढ़ रहा है। तो ये तो है इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर, एक्टिविटी, वर्क कंडीशन और एसेट ओनरशिप। अब क्या होता है कि जैसे हमने पहले देखा 1947 से 1991, 1991 में हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, फॉरेन एक्सचेंज हमारा ड्विंडल हो गया था, तो वो बहुत ज़रूरी टाइम था रिफॉर्म्स लाने का, और हम लाए एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया आया, इसमें रिलीफ भी था और रिफॉर्म्स भी थे। तो व्हाट डू मीन बाय रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब सुधार होता है। मीनिंग और नीड क्या होती है, रिफॉर्म का मीनिंग होता है सेट ऑफ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, ताकि इकोनॉमिक में जो डिफिकल्टी है उसको ओवरकम कर पाए, ग्रोथ की तरफ पुश कर पाए, तो वो रिफॉर्म हो गया। जरूरत क्यों होती है, कई बार पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये 1991 में हमने फेस किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे फॉल हो गए, जैसे अभी श्रीलंका के साथ दिक्कत हो रही है। ह्यूज डेट ऑन गवर्नमेंट, श्रीलंका उधार के तले दबाए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। और फिर आईएमएफ जो होता है ना, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी, मॉनेटरी, इस पे काफी नजर रखता है। तो आईएमएफ हेल्प करता है, बट आईएमएफ बोलता है पहले आप रिफॉर्म्स लाओ, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाओ, तब हम आपको बेल आउट करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। इंडिया के साथ भी यही कंडीशन था, तो इंडिया ने रिफॉर्म्स लाए। तो ये होते हैं रिफॉर्म्स, आप सुधार ला रहे हो, अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हो। जैसे एज अ स्टूडेंट भी, जैसे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे फंडामेंटल चेंजेस लाने हैं, तो आप रिफॉर्म्स लाओगे। आप अपना टाइम टेबल ठीक करोगे, आप टाइम वेस्ट की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करोगे, ज़्यादा एफिशिएंट बनोगे, ज़्यादा पढ़ाई करोगे, तो दीज आर रिफॉर्म्स। तो ये पॉलिसी आई, स्टेबलाइजेशन मेजर लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करे, इन्फ्लेशन को ठीक करे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, एफिशिएंसी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। जैसे पहले एक टाइम था हमारे यहाँ केवल कोटा सिस्टम चलता था, लाइसेंस राज चलता था, परमिट सिस्टम चलता था, तो ये बैरियर्स थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। जैसे अभी रेट्रोस्पेक्टिव है, वो बैरियर है। तो रिफॉर्म्स में हमने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया। क्लास 11th एनसीईआरटी अगेन एक्सेलेंट बुक है। इकोनॉमी पढ़ने का बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है, 9th to 12th की सारी एनसीईआरटी आप एक बार बिंज वॉच करो, जल्दी जल्दी पूरी बुक कंप्लीट करो। सेकंड,
इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, वोकेबुलरी है इसकी, उसको समझो। जैसे मैंने एक वो भी बताया था, इकोनॉमिक टाइम्स का एक वेबसाइट है शेयर जिसमें सारे टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग दिए हुए हैं। तो नो द वोकेबुलरी। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। इकोनॉमी बहुत डायनामिक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और इसी से सवाल भी आएगा और आपका प्लेटफॉर्म रेडी है तो वो सब समझ में भी आ जाएगा। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ओके, अब जैसे ये है 30 साल का रिफॉर्म, 30 ईयर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते, हाइज भी है यहाँ पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आए। फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्सिक्वेंट इंटरजेक्शन हुआ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का, ट्रेड का, क्रेडिबल गेन हुआ इकोनॉमी को, कंट्री को। 30 ईयर्स में हमारा एक्सचेंज रिजर्व, सी फॉरेक्स रिजर्व नए हाइट्स टच कर रहा है एवरीडे। सस्टेन्ड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जीडीपी बढ़ा हमारा, पीपीपी में अभी हम टॉप 5 में हैं। शेयर बढ़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट का, आईसीटी आया, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंट काम किया, 6 से 8% की ग्रोथ भी हुआ। तो इन सब चीज़ों को सक्सेस कहा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना तो सर्विस सेक्टर को बड़ा फायदा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को नहीं हुआ। तो दिस इज प्रॉब्लम। ये सस्टेनेबल नहीं हुआ, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, बेनिफिट्स कुछ ही जगह कॉन्सेंट्रेट होके रह गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं ये फोकस्ड हुए टेक्निकल नेचर ऑफ इकोनॉमी में। अब जरूरत है हम लोगों को भी एम्पावर करें, प्रोसेस एंड पीपल। क्वालिटी एजुकेशन हो, लो स्किल्ड मैन पावर बनाए, बेसिक हेल्थ को बेटर करे, कोविड-19। और लो एचआरसी जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, 103 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड में, जो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाए। सो द फोकस इज, अब हमें ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो कम है तो इससे डिमांड कम होती है, इसको बढ़ाना चाहिए। R&D में हम केवल 0.8% जीडीपी दे रहे हैं तो विच इज रॉन्ग। जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आ रहा है, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। लो प्रोडक्टिविटी है, इसको भी दूर करना है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं अदरवाइज हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के। सो दो बातें याद रखनी है, एक तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ाए, टेक्नोलॉजी रेडी बने, टेक सेवी बने फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। सेकेंड, सेफ्टी नेट भी होना जरूरी है कि कुछ अनटूवर्ड हुआ तो आपके पास बैकअप है, सेफ्टी नेट है, ये नहीं है, ये होना भी जरूरी है फॉर साउंड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का जमाना है, तो हमें यहाँ भी फोकस करना जरूरी है। तो ये तो बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। अब इससे रिलेटेड आप ये सवाल तैयार करो, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। Prepare a list of reforms which you would suggest to bring the Indian economy on the path of prosperity and sustainability। आपसे पूछा है, आप बताओ कुछ 10 रिफॉर्म्स जो आप करना चाहते हो आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी में, सो दैट एक सस्टेनेबल और फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी और प्रॉस्पेरिटी हमें मिले। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। नेक्स्ट है रिफाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। ज़रूरत यह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और उन बेनिफिशियरी तक बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना। डिकोडिंग एसेट मोनेटाइजेशन, रेगुलर टॉक्स हैं जो रोज ही हम देख रहे हैं कि इसमें लूप होल्स भी हैं, एग्जीक्यूशन में चैलेंज आने वाला है एसेट मोनेटाइजेशन में। ट्रिब्यूनल फॉर सीएपीएफ है ना, तो इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाए, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केसेस, लिटिगेशन जो है उनको क्विकली सॉल्व करने के लिए। सीएपीएफ में क्या क्या आता है, इसमें आता है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएसजी, आईटीबीपी। ये 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है डेटा दिया हुआ है लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम, सी डे 1 से हम बोल रहे हैं इस पिछले 1.5-2 साल में जो लर्निंग आउटकम है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, डिटीरियोरेशन हुआ है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। तो ये कुछ सर्वे हुए, एक स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्वे हुआ और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER और SCHOOL, इन दोनों ने सर्वे कराया। सर्वे में ये देखा गया कि जो इम्पैक्ट है पैंडेमिक का वो मल्टीफोल्ड है। लर्निंग आउटकम बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है और इम्पैक्ट भी रूरल एरिया में ज़्यादा हुआ है। तो ASER के सर्वे ने बताया बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका स्कूल छूट गया, बहुत सारी स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्टी आई है एजुकेशन कंटिन्यू करने में। प्लस
कहने को तो क्लासेस पास कर लेते हैं बट उनको बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आती। इस चीज़ पे अपन भी हमेशा फोकस करते हैं। जैसे ग्रेजुएट हो गया है स्टूडेंट, बट व्हाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन रीडिंग सिंपल एनसीईआरटी लाइंस, सेंटेंसेस? बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पे कभी काम नहीं किया। अरिथमेटिक स्किल्स 10वीं स्टैंडर्ड का यहाँ पे आता है, बेसिक मैथ्स, बट हमें डिफिकल्टी हो रही है। तो पॉइंट इज वी नीड टू डू बेटर। ये जो लर्निंग आउटकम है ना, इसको बेटर करना ज़रूरी है। सो कॉल्ड क्लासेस पास कर लेते हैं हम, बट हमारे बेसिक्स फाउंडेशंस बड़े वीक होते हैं। तो ये इसी ने बताया, स्कूल सर्वे ने भी यही बताया कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिल रही है कि बच्चों को समझ में कम आ रहा है। क्लासेस पास कर लेते हैं बट उनको समझ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। तो मैनी नॉट इन क्लास, स्कूल्स बंद हो गए। अब इसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस रेगुलरली देख नहीं पाते हैं। एक और क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। आप पढ़ रहे हो, अचानक कोई दूसरा एंटरटेनमेंट या फिर गॉसिप या फिर कुछ भी इस टाइप का न्यूज़ आया, तो जो नॉनसेंस न्यूज़ होती है ना, वो ज़्यादा आई बॉल्स ग्रैब करती है। अब उधर लगोगे फिर एक लूप चल जाएगा, वन वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे 5-6 घंटे निकल गए और अपना टाइम वेस्ट हो गया, पूरा कुछ किया भी नहीं अपन ने। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है इस इंटरनेट एज में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। टीवी, प्राइवेट ट्यूशन, घर पे भी माहौल नहीं है पढ़ाई का, स्टडी एट होम, पीयर लर्निंग नहीं हो रही है, वरना अक्सर बच्चे ग्रुप बना के पढ़ लेते थे। तो वो सब चीज़ें मिस हुआ है। ये रूरल में भी है, अर्बन में भी है। लर्निंग आउटकम में पुअर कनेक्टिविटी है, डेटा खत्म हो जाता है, ऑनलाइन चिल्ड्रन को समझ नहीं आ रहा है, इतना टेक सेवी नहीं है, मटेरियल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है बच्चों के पास। इससे उनके लर्निंग आउटकम कम हुए हैं। अरिथमेटिक एबिलिटी कम है। सीसेट में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज बचपन से हमें अरिथमेटिक, कॉग्निटिव, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कराया जाता है, समझ कम आती है अरिथमेटिक। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, रीडिंग एबिलिटी। हमारे यहाँ हम बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो भी लैंग्वेज है आपकी, आप उसको करेक्ट बोल पाते हो, स्पष्ट शुद्ध भाषा उसकी इस्तेमाल कर पाते हो, बोल पाते हो, लिख पाते हो, समझ पाते हो। तो द बात जो है ना, वो लैंग्वेज वगैरह का जो डिस्टॉर्शन है उसको भी हमें देखना चाहिए। राइट चॉइसेस ऑफ वर्ड्स है या नहीं है, फॉर्मल सेटिंग पे आप कुछ काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रीडिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अप टू 10th स्टैंडर्ड की है। इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए, तभी ओवरऑल जो एजुकेशन का हमारा ड्रीम है कि क्वालिटी एजुकेशन वगैरह हो, वो तभी फुलफिल हो पाएगा। नो लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन में ये काफ़ी हैम्पर हुआ है। देन दिस इज नेक्स्ट वन, डेटा प्रोटेक्शन बिल और डिले हो रहा है। सीआईए ऑफिशियल, अब ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ बता रहा है कि कितना सीरियस और सीवियर है दिस अफगानिस्तान में ये जो एपिसोड हुआ है। पूरे पेरिफेरल रीजन में इसके सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस होंगे। इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट सेफ। जो अभी तालिबान में रिलीजन का एक्सट्रीमिज्म हुआ, यही चीज़ अगर पाकिस्तान में भी होने लग जाए, देन व्हाट? अफगानिस्तान से तो हमारी इतनी ज़्यादा डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान से हमारी बहुत बड़ी डायरेक्ट बॉर्डर है। सो इसके रिपरकशंस होंगे। तो इसी बात पे सीआईए चीफ है, टॉप रशियन ऑफिशियल्स है दिल्ली में, हाई लेवल डेलीगेशन हुआ, मॉस्को वॉशिंगटन रीच आउट अमिड अफगान क्राइसिस। और एक और प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्यूजी। ये लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिफ्यूजी हैं, इन रिफ्यूजीज को आप कहाँ रखोगे? पाकिस्तान ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उसको यूरोप वगैरह इसको क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग बिग चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया है प्राइवेट सेक्टर को टू हेल्प इंप्रूव क्वालिटी इन गवर्नमेंट स्कूल। क्वालिटी, क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक पहले स्कीम भी आई थी, विद्यांजलि। विद्यांजलि ये था, आप बताओ, ये एक सवाल है 2017 प्रीलिम्स का कि विद्यांजलि योजना क्या है। अब इसके भी शब्द पे जाओ, जो मैं आपको क्विज में डेली बता रहा हूँ ना, शब्दों में जाओ। विद्या मतलब एजुकेशन, अंजलि मतलब कुछ आप उसको ट्रिब्यूट दे रहे हो, विद्यांजलि। टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। ये देखते से ही बोगस स्टेटमेंट लग रहा है। ये फेमस की डेफिनेशन क्या है? आप इसे डिफाइन कैसे करोगे? प्रैक्टिकल है ही नहीं है। फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Increase the quality of education provided in government schools by taking help from the private sector and the community. Encourage करें voluntary monetary contribution from private individuals, organization to improve infra for primary and secondary school। तो आपको करेक्ट कोड बताना है। तो आप क्विज डेली कर रहे हो ना, उसी स्टाइल पे ट्राई टू
फाइंड द राइट आंसर। एलिमिनेट करिए, जैसे ये एक एलिमिनेट हो गया तो ये ऑप्शन गया, ओके, एंड ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर, ओके। तो ये तो था विद्यांजलि, ये 2017 में है। अब आ गया विद्यांजलि 2.0, तो 2021 में ये सवाल आ सकता है। सवाल एज इट इज रिपीट नहीं होते, उसका पैटर्न जो होता है ना, थीम होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, लैंग्वेज होती है, वो रिपीट होती है। दैट इज वाई ये जो 25 क्वेश्चंस हम डेली कर रहे हैं ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है रियल एग्जाम में, कि जो छोटी छोटी 5-10 क्वेश्चन है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होते हैं, स्टाइल से होते हैं, वो चीज़ आपके करेक्ट हो जाएंगे। सो डू दिस, ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे देखने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ बोला विद्यांजलि 2.0 होगा, ये पोर्टल होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ डोनर्स एंड दिस वॉलेंटियर्स भी यहाँ पे किया जाएगा एजुकेशन में, जैसे डोनर्स एंड वॉलेंटियर्स, ओके। सृजन इंडिया 1 के लिए भी यू आर हेल्पिंग मी अ लॉट, थैंक यू सो मच। इस सब का हम बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं अपकमिंग टाइम पे, ओके। नाउ survey details catastrophic impact of school closure. 37% of rural children have stopped studying altogether. This is a big cause of worry. Survey ने ये बताया. Then air quality improved in 2020 to 21 lakh unorganized worker register हुए ई श्रम पोर्टल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर है ना, उनका आधार कार्ड है। आधार मतलब उनका लेबर रिलेटेड इनका डेटा होगा यहाँ पे। तो ई श्रम पोर्टल इज इम्पॉर्टेंट। इतने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे। अब जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसमें सजेशन देना था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड सजेशन, ओके। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से ना 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। आप नोट्स पढ़ोगे ना तो वो नैरो डेवलपमेंट होगा, दाएं बाएं थोड़ा सवाल आया आप बोल्ड हो जाओगे, बट अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है ना तो यू आर प्रिपेयर फॉर जस्ट एवरीथिंग। सो न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एयर क्वालिटी इंप्रूव्ड इन 2020 हुआ है, ऑब्वियसली लॉकडाउन भी था, और फिर जैसे अभी दूसरा स्मोक टावर लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में। पंजशीर द ऑड्स वर अगेंस्ट रेबल्स, इधर पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड सपोर्ट दिया यहाँ पे आर्मी ने। तालिबान विल लेट अफगानिस्तान फ्रीली डिपार्ट, ब्लिंकन अभी भी ऐसा सोच रहा है। देन मिस्टर शी नेम्स न्यू जनरल टू हेड वेस्टर्न थिएटर कमांड, दिस इज ऑल्सो बिग डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बोला जो सेज यूनिट है, जैसे अभी बाबा कल्याणी कमेटी भी देखा था हमने, सेज यूनिट है स्पेशल दिस इकोनॉमिक जोन। सेज का काम ही होता है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट ड्रिवन होता है, या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सब टैक्स बेनिफिट मिलेगा, स्पेशल स्कीम्स इंसेंटिव्स मिलेगा, तो वो उसको एक्सपोर्ट कर पाए। अब ये बोला जा रहा है सेज यूनिट में जो आपने प्रोडक्शन किया है उसको इम्पोर्ट टैग लगा के इंडिया में ही सेल कर दो। मतलब ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो हमने बाहर से बुलाया है, इंपोर्ट टैग लगा के। तो सेंटर रिव्यू भी कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ दिस सेज एंड दिस सेज, और ये RODTEP टैक्स रिफंड स्कीम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने के लिए, ओके। तो RODTEP क्या है? रेमिजन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए रेमिजन है, टैक्सेस में छूट मिलेगी, RODTEP। ऑटो सेल्स कम होगा इस साल फेस्टिवल सीजन में, लॉकडाउन एंड ऑल। क्रिप्टो अभी भी रिलायबल नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा बेट नहीं करना है अभी भी। RBI अभी भी इसको ना तो एनकरेज कर रहा है ना प्रेफर कर रहा है। आउटलुक रिमेन्स स्टेबल फॉर बैंकिंग, स्क्रीनिंग टेक फर्म्स हैं। एंड दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स लॉट। कल एक्सेलेंट हम जीत गए इंग्लैंड से, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, और ये US ओपन और दिस स्पोर्ट्स। यहाँ न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस में, तालिबान एंड अफगानिस्तान क्राइसिस। दिल्ली को सेकंड टॉवर मिला है आनंद विहार, और दिस इज एविक्शन अरावली फॉरेस्ट एरिया। अरावली डिग्रेड हो रहा है। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे इलीगल जैसे कुछ सेटलमेंट्स हो गए हैं वगैरह, इनके चैलेंजेस भी है। अब आप इसको इवैक्यूएट कैसे कराओगे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको इवैक्यूएट कराना। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिकॉज यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी आ जाता है। देन आपको नियम भी पालन करवाना है, रूल्स भी पालन कराना है, इकोनॉमी और इकोलॉजी को भी देखना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। देन दिस इज अबाउट नेटवर्क रशिया दिल्ली में। देन दिस इज वैक्सीनेशन डेल्टा वेरिएंट में भी थोड़ी इफेक्टिव है। ये नया एयरबोर्न पोलन टू प्रिवेंट एलर्जी। पोलन्स क्या होते हैं? ये जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, इनके रिप्रोडक्शन पोलन्स ऐसे छोटे छोटे पोलन्स ऐसे एयर में ट्रैवल करते हैं। ये पोलन से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है और डिसीजेस भी एट टाइम्स देखी गई है।
मैपिंग डिस्ट्रेस हो रहा है, लेबर फोर्स सर्वे का डेटा, नॉट इनफ रेन, रेन का स्पेटियल और टेम्पोरल ये दोनों चीज़ बड़ा डिस्टर्ब हो गया है और इसके कारण पिछले बार एग्रीकल्चर सेविंग ग्रेस था, इस बार वी डोंट नो। द आइडिया ऑफ साउथ एशिया और टेस्ट लाइक पावर प्ले, यूएस 40 मिलियन नोन कोविड-19 केसेस, और ये नई गवर्नमेंट है तालिबान, दिस इज म्यांमार हुंता, मिस्टर शी एंड चाइना, कैबिनेट, सब रिपीटेटिव न्यूज़ है। ये है सीएससी नेटवर्क में हेल्प एक्सपैंड पासपोर्ट सर्विसेज। सीएससी क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। जैसे आधार वगैरह के लिए बने थे ना, ऐसे पासपोर्ट के लिए भी बनेगा, तो उससे पूरा पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो ईजन अप हो जाएगा। ओके, अब ये मैप देखते हैं हम। मैप में ये सारी लेक्स आज आपको देखना है। ये ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव है, लेक अथाबास्का और लेक विनीपेग। ये सब कहाँ पर है? कनाडा में। ये जो ग्रेट लेक्स है ये बॉर्डर बना रहा है कनाडा और यूएसए का। ग्रेट सॉल्ट लेक अगेन यूएसए में है। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गई, कहाँ से निकल रही है? मैक्सिको से। ये इक्वेटर है, इक्वेटर। इक्वेटर में इधर हम देखते हैं तो लेक टिटिकाका है, हाईएस्ट एलिवेशन पे है ये लेक टिटिकाका, और नीचे कैप्रिकॉर्न है। यहाँ अगर हम आते हैं अफ्रीका में तो दिस इज रिफ्ट वैली। ये पार्ट है ना टूट के अलग हो रहा है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से, तो बीच में दरार बन रही है और यहाँ बड़े सारी लेक्स हैं, जैसे लेक तंगानिका, लेक न्यासा, इसको लेक मालावी भी बोलते हैं, लेक विक्टोरिया, लेक टरकाना, लेक ताना, ये सब इस रिफ्ट वैली में है। और लेक चाड यहाँ पर है। देन अगर हम एशिया में आते हैं तो ये कैस्पियन सी है और अराल सी है। अराल सी बहुत तेजी से डिमिनिश हो रहा है। ये लेक लाडोगा, दिस इज लेक बलकाश, लेक बैकाल फ्रेश वाटर। ओके, तो दीज आर सम लेक्स। यहाँ और भी कुछ दिया है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक्स निकारागुआ क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अगर लेक बना देते हैं तो अटलांटिक और पैसिफिक की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज लेक माराकाइबो, ये नॉर्थ ऑफ दिस सदर्न अमेरिका है, लेक टिटिकाका। ओके, अराल सी हो गया, दिस इज चाइना की लेक, लेक टोबा एंड ऑल। ये डेड सी है और ये है कैस्पियन सी। इस सारे मैप को अच्छे से देखना है। और ये जो लेक्स है ना 5 लेक्स, इससे भी अक्सर सवाल आए, इनके ऑर्डर लेफ्ट टू राइट क्या है वगैरह। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी है, ये यहाँ पर है। फिर इसके नीचे लेक मिशिगन है। यूएस के जो मैक्सिमम सिटीज है ना वो इस एरिया में बने हैं। फिर लेक ह्यूरॉन आती है, फिर लेक ओंटारियो आती है, फिर लेक इरी आती है, लेक इरी। तो ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, दिस इज एरी, और ये ओंटारियो, और फिर यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर से अटलांटिक ओशन आ जाएगा। इनके आपस में कनेक्टिविटी की भी कुछ कैनाल है, सू कैनाल एटसेट्रा, उनके नाम बताइए इन लेक्स की आपस में कनेक्टिविटी। ये हमने देखा था जो मिडिल रिफ्ट वैली की लेक्स है, जैसे ये मालावी है, फिर ये लेक, ये पूरी तंगानिका वेरी लॉन्ग लेक, ये लेक विक्टोरिया है, अल्बर्ट, ये सारी जो लेक्स हैं ये सब कहाँ पे है? रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। लार्जेस्ट लेक सरफेस एरिया के हिसाब से सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया अफ्रीका की, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी लेक है बैकाल, फिर तंगानिका, फिर सुपीरियर। डीपेस्ट लेक है बैकाल और फिर लेक तंगानिका। ओके, दीज आर सम फैक्ट्स। तो लेक्स की जो इंपॉर्टेंट मैपिंग है ये गलत नहीं होनी चाहिए। सीसेट बड़ा आसान था। टोटल इनकम एक्स है, फूड में 35% गया, एजुकेशन में 25%, तो बचा कितना? 40% इनकम बची। उस 40% का जो 80% है वो गया रेंट पे, है ना, तो बचा कितना? 0.32x बचा। अब 0.32x बचा, रिमेनिंग अब आपका नहीं, 0.32 कितना हुआ? रेंट हो गया, 80% ऑफ 0.4, तो बचा कितना? 0.4 माइनस 0.32, दैट इज 8% ऑफ टोटल इनकम इज लेफ्ट। टोटल वोट अगर x है, 62% वोट मिले, जीत गया। 38% दूसरे को मिले थे और इससे 192 वोट ज्यादा मिले, लीड इतनी मिली। बस पुट इट x इज इक्वल टू 800। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ घी x है, वनस्पति कितना हुआ? 40% हुआ, मतलब 2x/5। घी और बढ़ा दिया, नेट क्वांटिटी ऑफ घी हो गया x प्लस 10, और ये प्योर घी था। तो अब वनस्पति का परसेंटेज कितना होगा? ये तो कांस्टेंट है, पहले भी इतना था, अभी भी इतना था। टोटल क्वांटिटी बढ़ गई, परसेंटेज हो जाएगा x 10 kg होगा। ओके, ये बताइए 20 टाइम्स अ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 96, तो इंटीजर क्या है? व्हाट इज दिस इंटीजर? ये बताइए, मैन कुड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर ₹300, ईच नोटबुक कॉस्ट ₹5 मोर, ही वुड हैव बॉट
10 नोटबुक लेस, कीमत बढ़ गई तो 10 किताब कम आएगी। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, तो हर एक नोटबुक की प्राइस क्या है। ओके, बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 350 ग्रेटर देन 4/7 ऑफ 210, आंसर क्विक, विद इन मिनट्स ये आंसर आने चाहिए। सो दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस मैपिंग रिफॉर्म्स क्या लाए हम इकोनॉमी में सजेस्ट। और ये बताइए सर्विस सेक्टर में अगर हम डायरेक्ट पहुंच गए तो क्या गुड है, क्या बैड है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। सो दिस इज 8th of September 2021. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।